ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। ज्वालामुखी वॉल्केनोस तथा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो देखिए, हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ जो है वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण इटली के विसुवियस, जापान के फ्यूजियामा एवं इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ है। तो देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, उसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप का जो है मोना लोआ जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। इटली का विसुवियस है, जापान का फ्यूजियामा है और इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ है। ठीक है, अब कहता है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में माना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है जिसमें विस्फोट हो रहा है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इटली का सिसिली के उत्तर भाग लिपारी द्वीप में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, अब क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है तो विस्फोट होते जा रहा है, तो विस्फोट होने से जो मतलब लाइट फैलता है, इस पर्पज से भूमध्य सागर का वो जो प्रकाश स्तंभ है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है। वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता है या वर्तमान में उद्गार हो रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी फरवरी 2017 में फटा था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित वो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है, जो 2017 में फटा था। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? फिर से वही बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी जो नहीं है, माउंट ब्लैंक जो है वो ज्वालामुखी नहीं है। माउंट एंटना और कोटोपैक्सी और माउंट वेसुवियस जो है वो ज्वालामुखी है। देखिए, माउंट एटना इटली का है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर का है और माउंट विसुवियस जो है वो इटली का है। माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को माउंट ब्लैंक कहते हैं। याद रखना है कि माउंट ब्लैंक क्या है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण जो है वो एक फ्यूजियामा जापान का है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। फ्यूजियामा जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, एक तो देखे सुषुप्त ज्वालामुखी, अभी हमने जो देखा सबसे पहले देखा सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें क्या होता है कि कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, सुषुप्त हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें कि लगातार हो रहा है। और अब एक क्या हम लोगों ने देखा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी हुआ कि कई वर्षों से उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो है माउंट कैमरून अफ्रीका में, माउंट एंटना इटली में, ओजोस डेल सलाडो चिली में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, स्ट्रोम्बेली जो है भूमध्य सागर में, मोना लोआ हवाई द्वीप में और माउंट ताल जो है वो फिलीपींस में है। ठीक है, इसमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर? तो ये आपका टेमू मैसिफ जो है, टेमू मैसिफ जो है प्रशांत मतलब सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। टेमू मैसिफ प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला टेमू मैसिफ 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया। इससे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप का मोना लोआ को था।
तो मोना लोआ पहले था सबसे बड़ा ज्वालामुखी, लेकिन प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला टेमू मैसिव जो है अब 2013 के बाद से सबसे बड़ा माना जाने लगा है। ओजोस डेल सालाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश की सीमा में स्थित है। विसुवियस जो है इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित परतदार ज्वालामुखी है। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मतलब 140 किलोमीटर पर पोर्ट ब्लेयर से दूर स्थित है। यही एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, एक्टिव ज्वालामुखी का। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप जो है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यहीं 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ करीब 4000 लोग रहते हैं। तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहीं नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। अब देखते हैं आर्द्रता और वर्षा से संबंधित क्वेश्चन को। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। बर्फ भक्षक के रूप में जानी वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? चिनूक हवा जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है। बर्फ भक्षक स्नो ईटर जो है वो उत्तरी हवा में बहती है। चिनूक हवा पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। चिनूक कैसा हवा है? चिनूक हवा जो है वो गर्म व शुष्क हवा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे कोलोरेडो से कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। यह हवा सर्दियों में शुरुआती बसंत में अधिक चलती है। सर्दियों में इसके आगमन से क्षेत्र का तापमान 4 डिग्री से 22 डिग्री तक बढ़ जाता है और जमीनी बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण चिनूक हवाई बर्फ भक्षक के रूप में भी जानी जाती है। एल नीनो जो है, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महाद्वीप में होती है? यह परिघटना जो है प्रशांत महासागर में होती है। एल नीनो एक परिघटना है। एल नीनो कहाँ होता है? एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती तटों पे उष्ण समुद्रीय धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में होती है। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। बादल का जो प्रकार होता है उसमें से कपासी जो है वो असंगत है। यहाँ के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO सहित कई प्रमुख संस्थाओं द्वारा बादल का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार का वर्गीकरण है। देखिए, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। उच्च मेघ जो है औसत ऊंचाई जो होती है वो 6 से 20 किलोमीटर होती है। मध्य मेघ की औसत ऊंचाई 2.5 से 6 किलोमीटर होती है और निम्न मेघ की 2.5 किलोमीटर तक। तो अब इसमें हम लोग जो देखते हैं तो क्या है, उच्च मेघ में पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ। मध्य में है मध्य स्तरीय और उच्च कपासी, और ये निम्न मेघ में स्तरीय कपासी, स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय, कपासी मेघ और कपासी वर्षा। तो यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो पक्षाभ कपासी और पक्षाभ स्तरीय जो है हमारा उच्च मेघ का उदाहरण है, जबकि कपासी मेघ जो है हमारा निम्न मेघ का उदाहरण है। तो यहाँ असंगत चुनने के लिए हमको बोला गया था, तो हमारा कपासी मेघ इसका आंसर हो गया। तो बादल के हम लोग प्रकार देखें कौन कौन से, उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ। निम्न मेघ क्या है? 2.5 किलोमीटर तक निम्न मेघ। मध्य मेघ जो है 2.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक, और उच्च मेघ जो है 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के रेंज में आता है। कपासी में कुछ ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है,
भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले तटवर्ती प्रदेशों में तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, जबकि ग्रीष्मकालीन तापमान सर्वाधिक दर्ज किया जाता है। वहीं वर्षा ऋतु में मेच्छादन एवं बारिश के कारण तापमान में गिरावट होती है। कहता है कि कौन सा बड़े भूभाग के केंद्र में मौजूदा वह जलवायु है जिसे तापमान में यह एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रतिरूपित किया जाता है। तापमान में बड़ी वार्षिक रेंज के द्वारा इसमें प्ररूपित किया जाने वाला जो द्वीप है वो महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु है। डोलड्रम जो है भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला है। यहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। वो डोलड्रम जो है वो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम एक शांत वायुवाल का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण वायु की क्षैतिज गति अनुपस्थित होती है और केवल संवहन धाराएं ही यहाँ होती है। इस तरह की वायु की अनुपस्थिति के कारण यह क्षेत्र शांत होता है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है। आर्द्रता का मापन जो है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। आर्द्रता का मापन जो है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान से किया जाता है। ओस बनता है ठंडे स्तर पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ओस कैसे बनता है? ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। कहता है जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे चला जाता है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है तथा वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। इसे ही ओस कहते हैं। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में सिंचित हो जाती है, पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है, वर्षण कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? सर्दियों में वर्षा का कारक उत्तर पश्चिम भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है, यह वर्षा हिमालयी क्षेत्रों में सेब की फसल और मैदानी क्षेत्रों में रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है का उद्भव भूमध्य सागर में होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक होता है। स्थानीय पवन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। लोकल विंड्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक जैसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है? तो अल नीनो है। अल नीनो हमारा उस तरह का है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03 है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। 78% जो है आपका वो क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने देखा 0.03%। ये वायुमंडल के बारे में बात हो रही है। और ऑर्गन 0.93 और अन्य गैसें जो है 0.04% है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? ग्रहीय पवन जो है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय ईस्टर्लीज जो है वो ग्राह्य पवन हैं। ग्राह्य पवन के सही प्रकार हैं। पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से
होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? निम्नपाती पवनों को अवरोही पवन कहा जाता है। पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? अवरोही पवन। अवरोही पवन वे पवने हैं जो पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों और मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवने हैं। इस प्रकार की पवन विशेष रूप से शांत रात में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि पवन चोटियों से घाटियों की ओर बहने लगती है। चक्रवात। चक्रवात जो है, निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है? वायु संहति का सही निरूपण जो है वो सीटी करता है। गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु संहति का सही निरूपण जो है का प्रतीक जो है वो सीटी है। वायु संहिता का या वायु राशियाँ वायुमंडल की वह विशाल एवं विस्तृत घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताओं तथा तापमान व आर्द्रता में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 दिशा में समानता पाई जाती है। अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से वायु राशियों को दो भागों यथा ध्रुवीय वायु राशि जिसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा उष्ण वायु राशि जिसे T से प्रदर्शित करते हैं में विभक्त किया जाता है। पुनः स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर वायु राशियों की दो भागों यथा महासागरीय M तथा महाद्वीपीय C में बांटा जाता है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। देखिए 5 परत जो बांटा गया है वायुमंडल को उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का है। इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। देखिए पहले 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल हो गया और फिर 50 किलोमीटर, उससे ऊपर जो 50 किलोमीटर है मतलब 50 किलोमीटर का रेंज वो समताप मंडल। फिर उसके बाद मध्य मंडल जो है समताप मंडल से ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आयन मंडल जो है मध्य मंडल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और बाह्य मंडल जो है आयन मंडल के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहता है। इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। तो पहला जो है 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर, फिर आयन मंडल 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच है। और इस तरह बाह्य मंडल जो है 400 किलोमीटर से ऊपर का उसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं है। तो इस तरह से हमारा 5 वायुमंडल के प्रकार हुए, परत हुए, जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? देखिए ओजोन जो है ओजोन वायुमंडल की किस परत के सर्वाधिक सघन है? तो इसमें है समताप मंडल। समताप मंडल का ही सर्वाधिक सघन जो है वो ओजोन मंडल कहलाता है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर, देखिए समताप मंडल के निचले भाग बोला जा रहा है कि 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण है। मतलब सबसे सघन रूप में ओजोन जो है समताप मंडल के 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है जो जैव जगत के लिए हानिकारक होती है। समताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विस्तार को क्रमशः 5 परतों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल 1 से 10 किलोमीटर, समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर और बाह्य मंडल जो है 400 किलोमीटर से ऊपर का है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल है।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊंची ऊपरी परत है और अधिकांश पृथ्वी के उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओजोन क्षय जो है वो आपका पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए यूवी विकिरणों में वृद्धि करता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि को रोकता है। ठीक है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय पृथ्वी पर पहुंचने वाली यूवी विकिरण में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समताप जो है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि वायुयान जो उड़ता है वो किस रेंज में उड़ता है, तो समताप मंडल का जो है ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो रेंज है इसी में वायुयान उड़ता है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में आती है? नेपाल से होकर आने वाली भारत में नदी जो है कर्णाली है। घाघरा नदी तिब्बत से पठार में स्थित मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। नेपाल में इसे कर्णाली नाम से जाना जाता है। घाघरा को ही कर्णाली के नाम से नेपाल में जाना जाता है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। धौला गंगा जो है अलकनंदा की मुख्य उपनदी है। स्वयं गंगा नदी का एक स्रोत धारा है। कहता है इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है? क्षोभ मंडल की मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है, 0 से 18 किलोमीटर के बीच में। और वायुमंडलीय गैसों की सर्वाधिक सघनता इसी मंडल में पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होता है। देखिए क्षोभ मंडल वाले में जो है सबसे ज़्यादा जो मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने से के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। इसके ऊपर के वायुमंडलीय परत को समताप मंडल कहते हैं। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? समताप मंडल से अलग करता है क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा जो है, क्षोभ सीमा समताप मंडल के बीच जो है ट्रोपोपॉज जो है कहा जाता है इसे। कहते हैं यह वातावरण का वह क्षेत्र है जहाँ पर्यावरणीय ह्रास दर अचानक बदल जाता है। क्षोभ मंडल शीर्ष पर हवा का एक परत से बंधा होता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है। हवा का तापमान 1000 मीटर ऊपर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे मानक चूक दर कहते हैं। फनी एक प्रकार का क्या है? फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फनी एक प्रकार का क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन कहा जाता है उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। देखिए टाइफून जो है कहता है दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण प्रशांत और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है। उष्णकटिबंधीय ये जो चक्रवात जो है वो क्या है? एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। कम वायुमंडलीय दाब, तेज हवाएं, भारी बारिश इसकी विशेषता है। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हैरिकेन तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है कि उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, ये तो सही है। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, ठीक है।
और उसके बाद बोल रहा है इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, यही गलत है। उर्वरक बारिश की या सिंचाई के पानी से बह जाने से, इसलिए खेतों के चारों तरफ मेढ़े बनाई जाती है। पौधों की जरूरत वाले पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार उर्वरकों में पौधों का संगठन किया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें उचित तापमान स्थान पर रखे जाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है हमारा पहला 3 सही था। वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का अस्थिरीकरण हो सकता है? वायुमंडल में तरित के द्वारा जो है वो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण हो सकता है। वायुमंडल में लगभग देखिए 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्षा ऋतु या अन्य सामान्य दिनों में विद्युत विसर्जन तरित की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और वर्षा जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग कर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। दी गई वायुमंडल परतों में किसका घनत्व सबसे कम होता है? दी गई वायुमंडलीय में सबसे घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो बहिर्मंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे किसका घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व वायुमंडल में जो है वो बहिर्मंडल का होता है। और देखिए सबसे कम जो है बहिर्मंडल का होता है और सबसे अधिक जो होता है वो क्षोभ मंडल का, जो हम लोगों ने पढ़ा। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में होता है? तो ऑक्सीजन का। तो देखिए कौन सी गैस का प्रयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? ओजोन सुरक्षित करता है। समताप मंडल में पाया जाने वाला ओजोन परत जो है मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण को रोकता है। इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। यह रंगहीन क्रियाशील ऑक्सीकारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? 0.03%। पृथ्वी की सतह से के ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये ए नंबर। देखिए कहता है कि पृथ्वी की सतह का हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल पढ़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 5 जो है वो मंडल है, टाइप जो है वो कितने हैं? 5 हैं हमारे पास। अभी आपको मैं फिर से रिमाइंड करने के पर्पज से दिखा रहा हूं। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल हैं। तो हमारा यहाँ के हिसाब से अगर बात करें तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल जो है परत है। हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती है। तो ये समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फियर है। ओजोन की मतलब ओजोन जो है परत जो है वो सूर्य की तरफ से आने वाली हानिकारक किरणें, परावैंगनिक किरणों को रोकती है। इनमें से नाइट्रोजन की मात्रा कितना है वातावरण में? 78%।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है वो आर्गन है। आर्गन 0.93% है प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस है। इसकी खोज जो है विलियम रैमसे ने की थी। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सा है? तो आर्गन है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। देखिए, वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव है? रेडियो का संचार जो है वो आयन मंडल से संभव है। निम्नलिखित में वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव है? आयन मंडल है। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड तथा बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह से के द्वीप हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दशा क्या होती है? शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की दशा जो है वो होती है दक्षिण की ओर होती है। शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की दशा दक्षिण की ओर होती है। ITCZ पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। मणिटॉर्निन द्वीप कहाँ स्थित है? मणिटॉर्निन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। इसकी 3 सबसे प्रमुख झील जो है मैनिटो झील, कांगावांग और मिंडयूमोय झील है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएओ किस महाद्वीप में है? मतलब दक्षिणी अपने अमेरिकी महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जो है वो एशिया में स्थित हैं। देखिए, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और जापान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो आपका फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। प्राचीन अधिमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, वो फ्रांस नहीं है। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में वैगनर के अनुसार क्या हुआ? कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के स्थल खंड आपस में जुड़े और उन्हें पैंजिया नाम दिया गया। अंतिम ट्राइसिक युग में पेंजिया का विभाजन 2 स्थलों में हुआ था, एक गोंडवाना लैंड और एक लॉरेंसिया। गोंडवाना लैंड जो है दक्षिण गोलार्ध में था। इसके टूटने से प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप बने और लॉरेंसिया अंगारा लैंड जो है वो टूटकर उससे उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया बना। अतः फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 25,834 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप एटना ज्वालामुखी पर स्थित है। इस द्वीप पर जो है वो एटना ज्वालामुखी स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज जो 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो उसको सबसे पहले कौन खोज किया था? जेम्स कुक ने। आर्कीपेलेगो क्या है? आर्कीपेलेगो जो है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। आर्कीपेलेगो जो है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है।
यह दो प्रकार का होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप। सेशल्स द्वीप कहाँ है? सेशल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। हिंद महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सब एक द्वीपीय राज्य जो हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। यह राज्य प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों पर बसा है। इस प्रांत के अंतर्गत 8 प्रमुख द्वीप हैं। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है, ओहायो द्वीप पर स्थित है। इस राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका में विलय जो है 21 अगस्त 1959 को हुआ था। अब हेड्रोस्फीयर जलमंडल के बारे में देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक तटबंध डैश है। प्राकृतिक तटबंध जो है नदी के निक्षेपण स्थल रूप को कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध की नदी के निक्षेपण स्थल रूप को कहते हैं। इसका संबंध बाढ़ मैदानों से है। बाढ़ के दौरान जल जब तटों से बाहर फैलता है और वेग कम होने के कारण बहुत सारा मलबा नदी के समानांतर जमा होकर प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करता है। यह नदी के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है जिसकी ढाल सागर की ओर होती है। प्राकृतिक तटबंध नदी के निक्षेपण स्थूल रूप को कहते हैं। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत होता है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। देखिए, भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के मध्य पाक जल संधि है जो पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है तथा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस जल संधि में तमिलनाडु के वैगई नदी आकर मिलती है। तो मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जबकि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो है तमिल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। मृत सागर एक आंतरिक अत्यधिक खारा जल निकाय है। मित्र सागर जो है यह इनमें से किस में कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया में स्थित है, इस महाद्वीप में स्थित। मृत सागर कहाँ है? मृत सागर जो है अत्यधिक खारा जल है। मृत सागर का जल जो है अत्यधिक खारा होता है। ये कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मरुस्थल से संबंध है? ये जो है बरखान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबद्ध है? बरखान जो है विशेषता मरुस्थल से संबद्ध है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो जावा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा है। डैश में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। चैलेंजर डैश में स्थित तो मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी का सबसे ज्ञात गहरा बिंदु माना जाता है। पृथ्वी का सबसे ज्ञात गहरा बिंदु माना जाता है मैरियाना गर्त को। मैरियाना गर्त किस महासागर में है? ये मैरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और इसकी गहराई 11,034 मीटर है। सबसे गहरी समुद्री खाइयों में पाई जाती है। सबसे गहरी समुद्री खाइयों में पाई जाती है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त यही है, 11,034 मीटर गहरी है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब महासागर के संबंध में देखते हैं कि महासागर से संबंधित क्वेश्चनों को। तो महासागर के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? महासागर के सतही जल का औसत तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है?
पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। यहाँ कुछ नहरों के नाम हैं, जैसे पनामा नहर जो है पनामा में स्थित है, जोड़ती है कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। और कोरिथ नहर जो है ग्रीस यूनान में स्थित है, सोर्निक खाड़ी और कुरिंथ की खाड़ी को जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय जो है वो कैस्पियन सागर है। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग जो है मतलब 38,62,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 38,62,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गहराई 4,652 मीटर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है। सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। महासागर पृथ्वी की सतह के डैश प्रतिशत हिस्से में है। तो देखिए 71 2/3 भाग लगभग भारत पृथ्वी का जो है वो महासागर है। महासागर पृथ्वी के सतह के हिस्से को आच्छादित करता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 60% भाग पानी से घिरा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग पानी से घिरा है। महासागरीय धाराएं ओशियन करेंट्स के बारे में अब देखते हैं। कहता है निम्न में से किस महासागर में क्यूरेशिया जलधारा प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में क्यूरेशिया जलधारा प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है क्यूरेशिया जलधारा? प्रशांत महासागर में। निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? ये आपका न्यूफाउंडलैंड जो है फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना को दर्शाता है अल नीनो का। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द जो है स्पेनिश भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी की धारा नहीं है? गर्म पानी की धारा होमबोल्ट नहीं है, तो नहीं है तो क्यूरेशिया, तत्सुशिमा धारा और अलास्का जो है गर्म पानी की धारा है। देखिए यहाँ दिया है क्यूरेशिया, अलास्का और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म पानी की धारा है। क्यूरेशिया प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, अलास्का भी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में आता है। गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपको मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में यूरोप की तट तक प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। विदित हो कि जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उत्तर अक्षांशों की ओर होती है प्रवाहित होती है तो गर्म जलधाराएं कहलाती है, और गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा में आता है। एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। जल डमरू मध्य जो है वो उसके संबंधित क्वेश्चन को अब देखते हैं। भारत के तमिलनाडु और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तर प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है वो पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित यह एक जल संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? श्रीलंका,
निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? वो मैगलन जल डमरू मध्य। मैगलन जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री फर्डिनेंड मैगलन तथा इस जल डमरू मध्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। यह जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण किनारों के साथ स्थित है। इसका कुछ भाग अर्जेंटीना से और शेष भाग दक्षिणी चिली से लगा हुआ है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल का जो है और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य जो है वो डोवर जल डमरू मध्य है। डोवर जल डमरू मध्य है इंग्लिश चैनल और उत्तरी महासागर को जोड़ने वाला डोवर जल डमरू मध्य है। देखिए डोवर जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी महासागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा का है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर। पाक जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से अलग करता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच पाक, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है मलक्का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का हो गया पनामा, अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू मध्य जो है आपका ये बेरिंग जल डमरू मध्य है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर और चुक्सी सागर कहते हैं आर्कटिक को। अलास्का और साइबेरिया विभाजित भूभाग जो है। भारत श्रीलंका को पाक जल डमरू, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। बोस्पोरस जो है इस्तांबुल तुर्की के एशियाई भाग तथा इस्तांबुल यूरोपीय भाग को अलग करता है। काला सागर और मनमरा सागर। डेविस जो है वो कनाडा और ग्रीनलैंड से अलग होती है। बैफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित जो है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जो है वो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। मोरक्को और स्पेन को डिवाइड करने वाला जो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है। इनमें से एक जावा है। दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा है। दूसरा द्वीप सुमात्रा है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं वो कैप हॉर्न है। कैप हॉर्न जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करने वाला जो जल स्रोत है वो तस्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करने का जो है वो तस्मान सागर है। विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात। विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात के बारे में आप देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, ईरी झील। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को डैश में बहाता है। ईरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। पेंगोंग त्सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। पेंगोंग त्सो झील जो है चीन। पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन के द्वारा साझा किया जाता है। पेंगोंग त्सो झील जो है भारत और चीन के द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच है? नियाग्रा प्रपात है। नियाग्रा फॉल्स की डैश की सीमा है। नियाग्रा प्रपात कनाडा और यूएसए की सीमा है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपको ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया झरना डैश में स्थित है। विक्टोरिया झरना जो है वो अफ्रीका में स्थित है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो कौन सा है? बैकाल झील है। मीठे पानी की
फ्रेश वाटर लेक जो है मात्रा के संदर्भ में बोला जाता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बैकाल झील है। देखिए, रूस में स्थित बैकाल झील मात्रा की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील है। दुनिया की लगभग 20% मीठा जल इस झील में है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया तथा दो राज्य इरकुत्स्क ओब्लास्त और बुर्यात की सीमा से लगी हुई है। इस झील को यूनेस्को ने अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए, क्षेत्रफल की बात होगी तो सुपेरियर झील जो है विश्व की, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है। और लेकिन ये है कि मात्रा के हिसाब से अगर बात करें तो बैकाल झील जो है सबसे ज़्यादा मीठे पानी के। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे खारे पानी का झील है? खारे पानी की झील जो है मृत सागर है। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वो इथोपिया की गैटल पॉन्ड है। तो देखिए, गैटल पॉन्ड यहाँ नहीं है, जिसकी लवणता 433% आंकी गई है। इसी प्रकार मृत सागर का स्थान दूसरा है, इसकी लवणता 337% है। तो अगर ऑप्शन में अगर हमारे पास गैटल पॉन्ड रहेगा तो हम सबसे पहले उसको करेंगे। क्योंकि यहाँ गैटल पॉन्ड नहीं है तो हम मृत सागर कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो है झील टिटिकाका है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात जो है वो आपका वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपेरियर झील है। कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर है, लेकिन मतलब मात्रा के हिसाब से अगर बात करें तो वो बैकाल झील है। विश्व अब स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है? एशिया और यूरोप के बीच सीमा माने जाता है यूराल को। यूराल पर्वत पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले अन्य भौगोलिक कारक हैं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और डार्डेनल्स और बास्फोरस जल संधियाँ। एटलस पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस जो है अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए, यहाँ कुछ पर्वतमाला का और वो कहाँ स्थित है उसके बारे में बताया गया है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तर अमेरिका में रॉकी और अल्पेशियन, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूरोप में ऑल्पस और काकेसस, यूराल, एशिया में हिमालय, अल्ताई और हिंदू कुश, अंटार्कटिका में ट्रांस आर्कटिक पर्वत, अफ्रीका में एटलस, ड्रेकन्सबर्ग और किलिमंजारो पर्वत, कैमरून पर्वत। बरखान जो है, बरखान का अभिप्राय क्या है? बरखान का अभिप्राय जो है वो बालू का अर्धचंद्राकार टीला से है। बरखान का अभिप्राय जो है बालू का अर्धचंद्राकार टीला से है। जहाँ हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक अस्थिर हो तथा क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू की टीला कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर लौटती है और समुद्र से मिलती है तो नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है और तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनल में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें वितिरिकाओं कहा जाता है, जिन्हें वितिरिकाओं के रूप में जाना जाता है। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर चलती है और समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित होती है, जिन्हें वितरिकाओं के रूप में जाना जाता है। सहायक नदी ऐसी नदियों को कहते हैं जो मुख्य नदी के साथ बहते हैं। पर्वतीय भागों में पहाड़ी के दोनों ओर के सर्क एक दूसरे की तरफ सरकते हैं तो उनके बीच का भाग अपरदित होकर नुकीला होता है। अंततः अत्यधिक अपरदित होने के कारण नुकीली चोटी का विकास होता है, जिसे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार जो है मैक्सिको में स्थित है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। यूराल पर्वत डैश और डैश को अलग करती है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो रूस का है।
बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कहता है कि बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित होने के से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन मैसिव पर्वत जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। विंसन मैसिव पर्वत जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत जो है आपका माउंट ओंकाकागुआ पर्वत है। ओंकाकागुआ माउंट ओंकाकागुआ जो है 6,962 मीटर ऊंचा है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत जो है 5,895 है। विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है, सिंधु घाटी का मरुस्थल पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। स्पीति घाटी, शीत मरुस्थल, थार मरुस्थल और कच्छ का रण जो है वो भारत में स्थित है। कहता है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है इसमें जो कालाहारी जो है वो मध्य अफ्रीका में है। तो इस हिसाब से आंसर आपका यही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। पैटागोनिया जो है अर्जेंटीना में सही है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? नमक का मरुस्थल सालार डी यूयूनी है। सालार डी यूयूनी है। सालार डी यूयूनी है सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है उत्तर अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर द्वीपीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर द्वीपीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है इसमें से एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न युग्म है। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारा कालाहारी जो अमेरिका है ये गलत है। कालाहारी जो है अफ्रीका में है। सहारा अफ्रीका में सही है। थार भारत में है। गोबी जो है मंगोलिया में, ये भी सही है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े को चोलिस्तान कहा जाता है। थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब और भारत के सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ यह अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो रेगिस्तान जो है पोलैंड में स्थित है। नबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नबीब मरुस्थल जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीब जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उसमें से एक चीन है, दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है मंगोलिया है। दूसरा घास का मैदान, ग्रासलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है बोला जा रहा है? तो देखिए सवाना जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेरी जो है उत्तर अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। सवाना जो है आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी जो उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सवाना उष्ण कटिबंधीय है, जबकि प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय है। और स्टेपी जो है वो यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय है। घास का मैदान है। फेन घास का मैदान नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
फेन। कहता है पंपास, स्टेपीज, सवाना, प्रेरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम से हैं। ये घास के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। सवाना वही पूर्वी अफ्रीका, कंपोस जो है वो ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कंबोडिया में। ये सभी उष्ण कटिबंधीय हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देखेंगे तो पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी जो है वो न्यूजीलैंड का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आपका अर्जेंटीना प्रेरीज। अर्जेंटीना का पंपास है, जबकि देखिए ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स ठीक है, मध्य एशिया का स्टेपी ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड ठीक है। तो इस हिसाब से सुमेलित नहीं है में अर्जेंटीना हो जाएगा, जिसका प्रेरीज है। प्रेरीज जो आपका है उत्तरी अमेरिका का है, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका का है, जबकि यहाँ अर्जेंटीना लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर मतलब हो जाएगा सुमेलित नहीं वाले में से। विश्व की प्रमुख नहरें पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित एक मानव निर्मित नहर है। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर और औसत चौड़ाई जो है वो 90 मीटर है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर जो है बीजिंग हाओजोंग ग्रांड नहर। बीजिंग हाओजोंग ग्रांड नहर जो है सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। बीजिंग हाओजोंग ग्रांड नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर जो है वो मिस्र में बनाई गई थी। सुएज नहर जो है वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस देश में बनाई गई थी? मिस्र में बनाई गई थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। वर्ष डैश में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान मुंबई के संबंधों को अधिक मजबूती दी गई। वो 1869 में 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों को अधिक मजबूती मिला। सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? सुएज नहर द्वारा जो है भूमध्य सागर, सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ा हुआ है। उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। ये पनामा नहर है। पनामा नहर पनामा में स्थित है। पनामा नहर पनामा में स्थित है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस नहर की कुल लंबाई जो है 82 किलोमीटर है। यह नहर जो है पनामा स्थलखंड को काटते हुए निर्मित की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित सवालों को देख लेते हैं कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो, मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को डैश अपवाह प्रतिरूप के रूप में जानते हैं, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के रूप में जानते हैं, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है।
डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से बनी त्रिभुजाकार आकृति को कहते हैं। जब नदी के द्वारा अवसाद सबको बहा के ले जाया जाता है और उसके मुहाने पर उसे छोड़ दिया जाता है नदियों के द्वारा और वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी जो है वो न्यूयॉर्क शहर से होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदी है। जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडैक पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपनी दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ध्यातव्य है कि बैंकॉक चाओ फ्राया मीनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक चायो फाया मीनाम नदी के किनारे, बॉन जो है राइन नदी के किनारे और लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। यांगत्सी नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इस नदी को चीन में चेनजियांग भी कहते हैं। यांगत्सी या चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली और दूसरी नदी जो है, पहली नदी जो है नील है जो 6690 किलोमीटर है। दूसरी नदी जो है अमेजन है और तीसरी जो है ये यांगत्सी है। चीन में की इसको चेनजियांग भी बोलते हैं। ये 6300 किलोमीटर लंबी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। ठीक है, मतलब अमेजन नदी लंबाई की दृष्टि से अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नील नदी सबसे पहली है। लेकिन आयतन की बात अगर होगी तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अस्वान बांध जो है, अस्वान बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन है? विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन जो है अमेजन बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल जो है 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। विश्व का अंतरतम बंदरगाह मानोस ब्राज़ील इसी नदी पर है। विश्व का अंतरतम बंदरगाह मानोस ब्राज़ील इसी नदी पर है। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? लंदन से होकर बहने वाली जो नदी है वो आपको थेम्स है। हडसन न्यूयॉर्क से, लंदन टेम्स भी बोलते हैं इसको, राइन जर्मनी, पोटोमेक जो है वाशिंगटन। किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाने वाला जो नदी है वो आपका हुआंगहो जो है वो पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हुआंगहो लगभग 54 किलोमीटर लंबी है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला यांगत्सी है जिसे चीन जियांग भी कहा जाता है, और हुआंगहो जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है चीन की। पानी में गाद की अधिकता के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में जो है ये अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, तो यहाँ आंसर हमारा अमेजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अमेजन नहीं है। नील जैसे देखिए विक्टोरिया झील भूमध्य सागर में, नाइस जो है गिनी अफ्रीका, गिनी की खाड़ी, ऑरेंज लेसोथो अटलांटिक महासागर, अमेजन जो है लेगोविल फेरो अटलांटिक महासागर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है।
बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। देखिए, गंगा नदी भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। हरिद्वार के यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है। तत्पश्चात गंगा बंगाल में पहुंचती है और भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरकों में बट जाती है। भागीरथी बांग्लादेश पहुंचने पर पद्मा नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि गंगा का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है और हरिद्वार के से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन जो है यमुना से होता है। तत्पश्चात बंगाल में पहुंचती है और भागीरथी और हुगली नामक दो वितरकों में बट जाती है। ये दो अलग अलग भाग में बटते हुए भागीरथी और हुगली के नाम से जानी जाती है। यही भागीरथी जो है बांग्लादेश पहुंचती है और वहाँ उसका नाम पद्मा के रूप में उनको जाना जाता है। मैग्डेलेना जो है नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश की होकर बहती है? यह जो है ये कोलंबिया से होकर बहती है। यह कोलंबिया से होकर बहती है। मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कोलंबिया से होकर बहती है। कोलंबिया से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली जो नदियां हैं वो आपको ऑरेंज नदी है। ऑरेंज नदी है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में, कांगो नदी जो है पूर्व मध्य अफ्रीका में, कांगो, और नील नदी जो है उत्तर पूर्व अफ्रीका में। कांगो जो है पश्चिम मध्य जो है अफ्रीका में। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरियाए सिंधु कहा जाता है। पाकिस्तान में इंडस सिंधु को उर्दू में दरियाए सिंधु नाम से जाना जाता है। यह चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी सिंधु है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? अफगानिस्तान में यह प्रभावित नहीं होती है। भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर यह गुजरती है। इसकी लंबाई जो है 2800 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो है उद्गम तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वैयाडक्ट जो है किस नदी पर निर्मित होता है? मिलाऊ वैयाडक्ट जो है वो टॉर्न नदी पे निर्मित है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वैयाडक्ट टॉर्न नदी पर स्थित है। यह दक्षिणी फ्रांस पर स्थित। इसकी ऊंचाई 343 मीटर है। किस नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान की लंबी है? तो ये अमेजन नदी के नीचे, देखिए अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन के समान लंबी है। देखिए बोला गया है कि अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। ठीक है, हमजा नदी और अमेजन नदी पृथ्वी की प्रॉपर्टी के विभिन्न स्तरों पर प्रभावित होती है। पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी होता है उसके विभिन्न स्तर लेवल पे प्रभावित होती है। यह जुड़वा नदी प्रणाली का भूगर्भीय रूप के असामान्य उदाहरण है। यह नदी अमेजन नदी से लगभग 4 किलोमीटर नीचे प्रभावित होती है। तो हमजा नदी जो है वो कैसे है? एक तरह से लंबाई में अमेजन नदी के समान है और उसके अमेजन नदी के नीचे लगभग 4 किलोमीटर पर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डैन्यूब के बारे में बोला जाता है। सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रोमानिया से होकर काला सागर में मिल जाती है। तो कौन सी नदी जो है सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डैन्यूब नदी जो है 10 सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? भारत में नहीं बहने वाली नदी जो है वो केलानी है। भारत में नहीं बहने वाली नदी जो है वो केलानी है। केलानी जो है भारत में नहीं बहने वाली नदी है केलानी।
विश्व की प्रमुख देश कौन है? विश्व का प्रमुख देश है निम्नलिखित में से किस देश को कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? देखिए, विश्व का प्रमुख देश से संबंधित क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो नेपाल की सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा, म्यांमार की सीमा और पाकिस्तान की सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है। नेपाल पश्चिम, दक्षिण और पूरब में भारत से एवं उत्तर में चीन से घिरा हुआ है, तो सभी स्थल वाला भूभाग से घिरा हुआ है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भू क्षेत्रफल की दृष्टि की बात अगर होगी तो राजस्थान के सबसे बड़ा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश की बारी आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से तो है ही, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से है। बिहार से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से मिलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के से 16 जिले को अलग किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य बना था। 49वीं समानांतर के डैश के बीच सीमा रेखा है। 49वीं समांतर लाइन जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं जो है, देखिए 49th जो है वो यूएस और कनाडा के बीच का है और 38वीं जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैगिनॉट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो याद रखना है कि 49 यूएसए कनाडा, 38 जो है पैरेलल लाइन जो है वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान और मैगिनॉट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था? अबिसीनिया जो है वो आपको इथोपिया का पुराना नाम अबिसीनिया था। इथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसीनिया था। इथोपिया का पुराना नाम अबिसीनिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का स्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात अगर होगी तो वो 7वां स्थान है। देखिए, विश्व का 5 सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात हम कर रहे हैं, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा भूभागीय क्षेत्रफल इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो कनाडा करें, क्योंकि ऑप्शन में रूस नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश वही ऑस्ट्रेलिया, 7वां में भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कनाडा हो जाएगा, अभी हमने देखा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। डूरंड रेखा किस 2 देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। डूरंड रेखा किसको विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को करती है। देखिए, यहाँ कुछ और लाइन के बारे में बताया गया है कि डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, 24वीं
समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान का कच्छ क्षेत्र जो है उसमें 24वीं समानांतर है। हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी पोलैंड, मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस, 38वीं जो है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं जो है समानांतर रेखा। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि डूरंड रेखा किसका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का, और मैकमोहन रेखा भारत चीन का, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान का, 24वीं जो पैरेलल लाइन है वो भारत पाकिस्तान कच्छ का जो क्षेत्र है उसमें जो बटा है। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच का है, मैगिनॉट जो है जर्मनी और फ्रांस का, 38वीं जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं जो है अमेरिका और कनाडा का है। भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो आपको रूस है। भू क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का भी सबसे बड़ा देश है वो अगर देखा जाए तो 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इटली आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, रोमानिया है। मतलब इसके हिसाब से अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है यूएसए। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो देशांतर से अंतर के आधार पर मापा जाता है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में 12 टाइम जोन, यूएसए में 6, रूस में 11 तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन की व्यवस्था की गई है। तो इसमें बोला गया है कि एक से अधिक तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से यूएसए हो जाएगा, क्योंकि यूएसए में 6 किया जाता है। मतलब और बाकी आमतौर पे क्या किया गया है कि देश के लिए एक मानक समय का निर्धारण किया गया है, लेकिन देशांतरीय विस्तार किसी किसी क्षेत्र का अधिक होने की वजह से, जैसे फ्रांस में 12 टाइम जोन है, यूएसए में 6 है, रूस में 11 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो यूएसए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए श्रीलंका की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं है, क्योंकि बीच में समुद्र है। तो इस वजह से भारत पाक मध्य पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से भारत की सीमा सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है? तो देखिए फिनलैंड जो है उसका, देखिए 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उससे 15 नए देश उदित हुए, और जो पूर्व में यूएसएसआर का हिस्सा थे, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, बेलारूस हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लुथियाना आदि भूतपूर्व यूएसएसआर के सदस्य थे। देखिए यहाँ आंसर दिया है फिनलैंड, लेकिन मालदीव भी जो है ये, तो इसका ये सही ऑप्शन नहीं है इसके हिसाब से। इनमें से लेकिन हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ये रूस से जो 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो कौन कौन सा देश विघटित होकर बना, ये हमारा ये इस टाइप का होगा। ठीक है, इनमें से दक्षिण ठीक है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो पैराग्वे और बोलीविया। स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, मतलब चारों ओर जो है वो स्थल ही है, भूभाग ही है। तो विश्व में 14 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसमें प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध
या भू अवस्थित देश हैं पैराग्वे और बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक्ड है? लैंडलॉक्ड जो है वो आपका पैराग्वे और बोलीविया अभी हम लोगों ने देखा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया जो है वो एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है। मंगोलिया द्वीप जो है कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाने वाला जो देश है वो है आपका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश जो है वो स्वीडन है। दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। इनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश स्वीडन है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम जो है टमासेक है। सिंगापुर का पुराना नाम जो है वो टमासेर है। देखिए, विश्व का जो कुछ प्रमुख देश है और उसका जो नाम परिवर्तित है उसका देख लेते हैं कि वर्तमान नाम क्या है और पुराना नाम क्या है। तो जैसे सिंगापुर का पुराना नाम टमासेक है, जापान का निप्पन है, सूरीनाम का डच गयाना है, थाईलैंड का सियाम है, म्यांमार का बर्मा है, श्रीलंका का सीलोन है, मालागासी का मेडागास्कर है और ताइवान का फार्मोसा है, इथियोपिया का अबिसीनिया है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है। ये मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर तथा मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। इसके झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ 14 बार शामिल की गई हैं। इसे स्ट्रिप्स ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। इस झंडे को 26 मई 1950 को प्रथम बार फहराया गया था। इसे मोहम्मद बिन हमजा द्वारा डिज़ाइन किया गया था। मोहम्मद बिन हमजा के द्वारा मलेशिया के झंडे को डिज़ाइन किया गया है, जिस पे कि लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियां हैं, बारी बारी से शामिल है 14 बार। यदि आप फिलेथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? फिलेथियो जो है वो मालदीव है। फिलेथियो द्वीप जो है मालदीव में स्थित एक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। फिलेथियो द्वीप को स्कूबा ड्राइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। फिलेथियो द्वीप को स्कूबा ड्राइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रबर, पाम और मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता है। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की उपमा से प्रसिद्ध भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी थिम्पू है तथा मुद्रा नगलुट्रम है। भूटान की मुद्रा जो है नगलुट्रम है और इसकी राजधानी जो है वो थिम्पू है। नगलुट्रम है इसकी मुद्रा। भूटान के पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम और बंगाल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर में तिब्बत है। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई है? किम दो सुंग। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य किम दो सुंग द्वारा स्थापित एक एकल पार्टी कम्युनिस्ट देश है। इन्होंने उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपनी मृत्यु पर्यंत 94 तक किया। इस पश्चात उनके बेटे किम जोंग इल तथा दूसरे बेटे किम जॉन द्वारा शासित है। वर्तमान में उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल एक सदस्य राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटे देश की बात अगर करें इन विकल्प के हिसाब से तो भारत हो जाएगा। रूस सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर कनाडा, फिर ब्राज़ील हो जाएगा। भारत 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। किमोनो को जापान का राष्ट्रीय पोशाक बोला जाता है।
19वीं सदी के मध्य में इस ड्रेस को किमोनो नाम प्रदान किया गया। 19वीं सदी में इसका नाम किमोनो प्रदान किया गया। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित कुछ सवाल अब हम लोग देखते हैं। कहता है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की मुद्रा है पटाका। मकाऊ की मुद्रा पटाका। पनामा जो है उसका मुद्रा है US डॉलर या बाल्बोआ। और लाओस का कीप है। मैक्सिको का पीसो है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी का इसमें से कजाकिस्तान और बिश्केक जो है वो सुमेलित नहीं है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। बहामास का नसाउ है और बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। लीबिया का त्रिपोली सही है। क्यूबा का हवाना है। पुर्तगाल का लिस्बन है। कंबोडिया का नोम पेन है। बहामास का नसाउ है। बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा जो है वो आपको रिंगित है। रिंगित मलेशिया की मुद्रा। मैक्सिको की पीसो। मालवी और जाम्बिया की क्वाचा। यूरोपीय संघ का यूरो। येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है वो जापान की मुद्रा है। मालदीव का मालदीव रुपया। जापान का येन। इंडोनेशिया का इंडोनेशियन रुपया। और दक्षिण कोरिया का वान है। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना जो है क्रोएशिया की मुद्रा है। कूना क्रोएशिया की। संयुक्त राज्य अमीरात का दिरहम। केन्या का शिलिंग। सूडान का सूडानी पाउंड। नसाउ किस देश का राजधानी है? नसाउ जो है बहामास की राजधानी है। बहामास छोटे छोटे टापुओं लुकायन द्वीप समूह के मेल से बना है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी नसाउ है। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी जो है वो आपका मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। अजरबैजान बाकू हो गया। बेल्जियम ब्रुसेल्स हो गया। कोमोरोस जो है मोरनी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा जो है वो पुला है। पुला जो है वो बोत्सवाना की मुद्रा है। येन जापान की होगी। डॉलर जो है अमेरिका का। पाउंड स्टर्लिंग हो गया ब्रिटेन का। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। इसकी मुद्रा यूरो है। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वो प्योंगयांग है। प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। कंबोडिया नोम पेन की राजधानी है। दक्षिण कोरिया सियोल की राजधानी है। वियतनाम हनोई हो गया। कजाकिस्तान नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान ताशकंद। यमन जो है साना। फिजी जो है वो सूबा की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो गया। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। यूरो यूरोपीय संघ की। येन जापान की। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की। डॉलर अमेरिका की। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। 17वीं शताब्दी में जो पेरिस था यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक था। पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। उसके बाद है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया था। ये काफ़ी पहले की बात है तो इसको हाल ही के हिसाब से नहीं बात करेंगे। किस देश का राजधानी शहर है? जॉर्डन किसका शहर है? तो जॉर्डन जो है वो अम्मान का राजधानी है। अम्मान की इस देश की राजधानी शहर कौन सा है? जॉर्डन का राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जापान का टोक्यो है। रूस का मॉस्को है। चीन का बीजिंग है। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात जो है आपका अजरबैजान की मुद्रा है।
अजरबैजान की मुद्रा जो है मनात किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान की मुद्रा है। अजरबैजान की मुद्रा मनात है। अर्मेनिया जो है अर्मेनियम दरम है। अल्बानिया जो है अल्बानिया लेक का है। बुल्गारिया जो है वो लेवा का है। बुल्गारिया जो है वो लेवा का है। बहुत जो है बहुत डैश की मुद्रा है। बहुत थाईलैंड की मुद्रा है। बहुत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। बहुत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तंजानिया सीलिंग है। टोगो जो है CFA फ्रैंक है। नाइजीरिया है नैरो। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ये है चीन और मंगोलिया। ताइवान ताइपे, चीन बीजिंग, ईरान जो है तेहरान, जापान जो है टोक्यो। सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी दमास्क है। सीरिया की राजधानी दमास्क है। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमस्क है या दमिश्क भी बोलते हैं इसको। बहरीन की राजधानी पनामा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। कतर की राजधानी दोहा। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो यहाँ इस हिसाब से म्यांमार का नाम हो जाएगा, क्योंकि देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसका भी रुपया है। पाकिस्तान इस्लामाबाद उसका भी रुपया है। श्रीलंका का जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और वहाँ का भी रुपया है। म्यांमार का नेपिंटा और क्यात है वहाँ का मतलब मुद्रा। तो इस हिसाब से म्यांमार हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी जो है अनुराधापुरा था। अनुराधापुरा को श्रीलंका की पहली राजधानी बोला जाता है। अनुराधापुरा नगरी जो है चोल साम्राज्य के शक्तिशाली राजशासक राजेंद्र चोल प्रथम ने आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। वर्तमान में यह कोलंबो की उत्तर दिशा में है। यूनेस्को ने इस पवित्र नगरी को 1982 में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा रुपया है। कराची इसके प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशों की मुद्रा डॉलर है। मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों की रुपया जो है उसकी मुद्रा जो है वो रुपया है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपनहेगन है। तथा इसकी मुद्रा का नाम क्रोन है। जबकि कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसकी आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की जो है वो डॉलर है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा का राजधानी जो है कंपाला है। जबकि लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी और मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरोपीय जोन की जो मुद्रा है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो थी। 27 में से 19 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन भी कहा जाता था। माले किस देश की राजधानी है? माले जो है वो मालदीव की राजधानी माले। मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मलेशिया की कुआलालंपुर, लक्षद्वीप की कवारती। लक्षद्वीप यहाँ राज्य है। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? इसमें से श्रीलंका में सबसे छोटे पैसे को पैसा नहीं कहा जाता है, छोटे सिक्के को। श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। ये इस मुद्रा का विभाजन सेंट में किया गया है, जैसे एक श्रीलंकन रुपया बराबर 100 सेंट। अतः श्रीलंका का सबसे छोटा सिक्का सेंट कहलाता है, ना कि पैसा कहलाता है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? इटली की मुद्रा जो है वो यूरो है, यूरोपियन देश का है और उसने यूरो स्वीकार किया है, तो इटली जो है उसकी मुद्रा जो हो गई यूरो हो गया। फिलीपींस की पैसो, कुवैत का दिनार, भारत का रुपया। हवाई द्वीप जो है हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु है।
हवाई द्वीप की राजधानी जो है वो होनोलुलु है। हवाई द्वीप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रांत है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से बना हुआ है। अमेरिका का ऐसा प्रांत जो पूरी तरह द्वीपों से बना है वो कौन सा है? हवाई द्वीप है। और उसकी राजधानी जो है होनोलुलु है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड 19 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग विश्व के प्रमुख शहर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने ज्वालामुखी, आर्द्रता एवं वर्षा, स्थानीय पवन, चक्रपात, वायुमंडल, महाद्वीपीय द्वीप, जलमंडल, विश्व की प्रमुख झील और प्रपात, स्थलाकृतियाँ, घास के मैदान, विश्व की प्रमुख नहरें, प्रमुख नदियाँ, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया विश्व के प्रमुख शहर से। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ेंगे। तो आप लोग से बस यही है कि आप इसी तरह से तैयारी जारी रखिए और आप जो भी मतलब देखिए हमको सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि प्रॉपर हमको देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उस हिसाब से आप तैयारी उसी प्रोपोर्शन में करिए। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो थोड़ा रिस्पेक्टिव दूसरे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे रिस्पेक्टिव हम इसको ज़्यादा समय देंगे। कि जैसे मान के चलिए एग्जांपल में कि हमारा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा जो एकदम से ऐसा नहीं कि अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 में 50 मतलब बराबर टाइम को डिवाइड करेंगे। हमको ये देखना पड़ेगा कि मैथ्स अगर वीक है, अगर हम 8 घंटे पढ़ते हैं और 4 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है तो मैथ्स को भी 2 घंटे देंगे, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को देंगे, तो ये एक तरह से जस्टिस नहीं होगा। तो जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है उसमें थोड़ा कम करेंगे, उसको हमको रिवीजन करना है। बाकी जो हमारा थोड़ा वीक वाला पार्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जीएस के मामले में बस इतना ही कहूँगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जीएस में अगर आप खुद से कुछ पढ़ते हैं तो पढ़िए बेशक, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि रेलवे के प्रिपरेशन के पर्पज़ से अगर आप ये वीडियो सुन लेते हैं या देख लेते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगता है, या फिर आप पढ़ रहे हैं, लीजर टाइम जब होता है आप हेडफोन लगा लीजिए और आराम से आप सुन सकते हैं। आप अगर सुनेंगे आपका परीक्षा में इससे रिलेटेड जीएस से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए। यही उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।